बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शोज़ब हैदर और आप जिस चैनल पे मुझे देख रहे हैं उसका नाम है एसके स्पीक। आज की इस वीडियो में हम कायदे आज़म ट्रॉफ़ी के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी रिसेंटली गुजरा, जिसमें कराची वाइट्स ने जो है चैंपियंस बनी। उसके बारे में हम बात करेंगे और आज हमारे साथ जो है ज़ैद बबर ख़ान और एक नई शख्स मौजूद है जिनका नाम अदनान भैया। जिनको नहीं पता, ये तो डोमेस्टिक को काफ़ी गौर से फॉलो करते हैं और ट्विटर पे भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आई एम रियली फाइन। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और हमारी इस वीडियो में आप शामिल हुए। अच्छा, मैं बात शुरू करूँगा कि सबसे पहले तो आप ये कायद आज़म ट्रॉफ़ी हुई, सबसे पहले इस पूरे टूर्नामेंट के ऊपर आप एक ओवरव्यू दें। आपको किस तरह का टूर्नामेंट लगा? किस तरह का आप, जिस तरह हमारे पास और भी प्लेयर्स हमें नए नए दिखे हैं, तो सबसे पहले आप इस टूर्नामेंट को कैसा रेट करेंगे? आपके लिए कैसा रहा ये टूर्नामेंट? मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था क्योंकि पिछले 4 साल से, जब से मैं ट्विटर पे आया हूँ, ऑलमोस्ट मुझे 3 साल हो गए हैं। तो डोमेस्टिक को फॉलो करना, हर एक का प्लेयर नाम याद रखना, उसके स्टैट्स याद रखना, हर चीज़ ऑलमोस्ट मुझे याद हो गई थी। साइकिल 11 के प्लेयर्स के नाम याद थे, उनके स्टैट्स याद थे। फिर यकदम से वो कहता है दुनिया ही बदल गई और यकदम सारी टीमें चेंज हो गई। प्लेयर्स का नहीं पता वो किस रीजन में जा रहा है, अब उससे खेलेगा कि नहीं खेलेगा। न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं, टीम्स बढ़ रही हैं। तो आपकी सारी प्लानिंग जो पिछले सीज़न से आप करके आए होते हैं कि अगले सीज़न में ये करूँगा, वो सारी ख़त्म हो गई। तो मेरे लिए इनक्वालिटी के वाइज ये थोड़ा सा कम सीज़न था पिछले साल से, क्योंकि आपको टीम ज़्यादा थी, फिर प्लेयर्स मोस्टली आपके वर्ल्ड कप में गए हुए थे। फिर उसके दरमियान में आपका एशियंस गेम्स आ गया, उस वहाँ चले गए। सो ऑन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी पिछले सीजन की तरह नहीं था, क्योंकि वो इससे बहुत बेहतर सीजन था। हाँ, इन टर्म्स ऑफ पिचेस इस साल पिचेस थोड़ी सी बेटर थी, और क्योंकि थोड़ा सा अर्ली सीजन कैरम ट्रॉफी शुरू हो गया था, तो मूनसून ने अर्ली कुछ मैचेस में तंग किया। उसके बाद पूरे ऑलमोस्ट सारे मैचेस हुए, क्योंकि लास्ट ईयर ये होता था कि जब मैचेस एबटाबाद में हो रहे थे तो मोस्टली मैचेस एबटाबाद में जो होते थे वो ड्रा हो जाते थे, क्योंकि वहाँ अक्सर बारिश रहती थी। तो एक्सेप्ट लाहौर की जो पिच थी, कजाफी की, उसके अलावा सारी पिचेस अच्छी थी ऑलमोस्ट। इस दफ़ा तो फैसलाबाद की पिचेस ने भी रिजल्ट्स ओरिएंटेड मैचेस हुए हैं वहाँ पर। तो लग रहा था कि कुछ नया सीज़न आ रहा है, कुछ नए लड़के आए हैं, उनको देखने का मौका मिला है। बस ये था कि कुछ टीमें कुछ ज़्यादा मजबूत थी, कुछ टीमें बिल्कुल ही हल्की थी। तो एक कम्बिनेशन या एक कंपैरिजन बन नहीं रहा था टीम्स का। तो वो एक नई चीज़ थी, लेकिन अच्छा था जो भी था। अच्छा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आपने जिस तरह बात की, अच्छा आप जिस तरह आप कहते हैं कि पिछले सीजन्स में टीम्स कम थी और इस दफा थोड़ी टीम ज़्यादा हुई है, आपको क्या लगता है कि ये थोड़ा सा, आई थिंक इसमें कुछ जो कायदे ट्रॉफी की क्वालिटी है उसमें थोड़ी बेहतरी आई है या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ा? मेरे ख्याल में क्वालिटी में तो थोड़ी सी कमी हुई है। पिछले साल से बेहतरी क्या आनी थी, क्योंकि अगर आप देखें कराची वाइट्स के अलावा हर टीम के पास सिर्फ या दो या तीन ऐसे प्लेयर थे जो कि टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। पाटा के पास सिर्फ दो प्लेयर थे, खुशदिल शाह और उनके पास एक आसिफ अफरीदी था जो कुछ पाकिस्तान टीम के साथ गए हुए थे, और बाकी सारे न्यू प्लेयर खेल रहे थे। हम्म। तो क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी तो बहुत कम थी पिछले साल से, लेकिन ये था कि कुछ नए प्लेयर्स आए हैं, वो बेहतर हो गया था, क्योंकि टीम्स डिवाइड हो गई थी। और इन्होंने इन्होंने अच्छा एक ये काम किया कि थोड़ा सा कुछ कोशिश की है कि हम हर एक को थोड़ा सा बराबर करने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाए। क्योंकि आप देखें, अरशद इकबाल और खुर्रम शहजाद जाके फैसलाबाद की तरफ से खेल रहे हैं। तो हम्म। बेसिकली अपनी तरफ से बीसीबी ने कोशिश की थी कि हम कुछ ना कुछ क्वालिटी को बेहतर करें, लेकिन वो इन सेंस से कुछ टीमें फिर भी कमज़ोर रह गई। कैसे कि अब आपके कुछ प्लेयर्स जो थे वो नहीं खेल पा रहे थे फर्स्ट डिवीजन, क्योंकि वो उनका नाम से उनका जो रीजन है वो सेकंड डिवीजन में आ रहा था। तो जब हारिस सुहेल फर्स्ट 11 से खेल रहा था, वो सेकंड 11 से खेल रहा था। उसने 2 मैचेस खेले, एक में सेंचुरी की। उसने कहा कि अब मुझे सेकंड 11 का फायदा ही नहीं है, क्योंकि इन दी एंड इनको इसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट का दर्जा नहीं दिया गया। तो वो सेकंड डिवीजन उसके बाद 2 मैचेस के बाद छोड़ दी। असल नहीं खेली। मोहम्मद अब्बास जब काउंटी से वापसी आए, इन्होंने नहीं खेली। सो बेसिकली बहुत से लोगों ने कैदम ट्रॉफी नहीं खेली, क्योंकि या तो उनका रीजन सेकंड डिवीजन में आ रहा था, या उनके पास बचे एक दो मैचेस थे। कुछ काउंटी में बिजी थे, कुछ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ थे, फिर एशियंस गेम बीच में आ गया। तो दैट्स वे हम्म। क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ये सीजन पिछले सीजन की तरह नहीं था। हम्म। तो क्वालिटी में तो बिल्कुल कमी है ही। अब मैं पिचेस की क्वालिटी पे भी बात कर लेते हैं कि आपके ख्याल में पिचेस कैसी थी? अक्सर लोग बात कर रहे हैं कि बिल्कुल बैटिंग पिच थी और बॉलर्स को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं दिया गया। आपका इस बारे में क्या ओवरव्यू है?
मेरे ख्याल में कराची की सॉरी लाहौर के कदाफी स्टेडियम की पिच के अलावा ऑलमोस्ट सारे जो ग्राउंड से या जितने भी थी वो उनकी पिचेस अच्छी थी, किस्म की अच्छी पिचेस तैयार की गई थी। आपको 4 दिन में मैच का रिजल्ट मिल जाता था। मोस्टली तीसरे दिन भी आपको पता चल जाता है कल कौन जीतेगा। तो इन टर्म्स ऑफ ठीक था कि इतनी क्वालिटी अच्छी थी वह पिच की। कदाफी का मसला ये था कि लास्ट ईयर जब मैचेस कदाफी में हो रहे थे तो एक तो ऑलमोस्ट दिसंबर का एंड हो गया था, तो सर्दी आ गई थी, तो बेसिकली कुछ ना कुछ नमी हवा में रहती थी और अर्ली ऑन आपको स्विंग मिल जाती थी, जिसकी वजह से बॉलर कुछ ना कुछ विकेट्स ले लेते थे। इस साल तो एक तो बहुत ही अर्ली शुरू हो गया था सीजन सितंबर में ही। एक तो सितंबर में सीजन शुरू हो रहा है, ऊपर से उसके बाद आपके मेन बॉलर्स या तो इंजर्ड हैं जो तेज गेंद करते हैं, या वो सेकंड डिवीजन में खेल रहे हैं जिनको रिवर्स आती है। और उसके बाद तीसरा ये था कि एक तो मैच 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है। जब 10 बजे मैच स्टार्ट होगा तो ऑलमोस्ट धूप अच्छी बड़ी पिच पे पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि अर्ली स्विंग स्विंग नहीं मिलेगी। जैसे कि लास्ट ईयर कैज़म ट्रॉफी के फाइनल में हुआ था, मैच ऑलमोस्ट 9 बजे पौने 9 स्टार्ट हो रहा है, और जब मैच उस वक्त स्टार्ट हो रहा है तो नॉर्दर्न्स की टीम के फास्ट बॉलर ने एक अच्छा फायदा उठाया था और 4 विकेट्स पहले ही सेशन में सिंध की उड़ा दी थी। जब 4 विकेट चल गई तो सिंह के पास टाइम नहीं था कम बैक करने का। इस साल मसला ये था, एक तो 10 बजे मैच शुरू हो रहे थे, और जब मैच शुरू हो भी रहे थे तो अर्ली सीजन था, तो उस वजह से इतनी नमी, बॉलर की क्वालिटी भी कम थी क्योंकि पहले बॉलर ऑलरेडी डिवाइड हो चुके थे। तो आप 130 के बॉलर के साथ कदाफी पे 7 दिन बॉलिंग करते रहेंगे, आपको कोई विकेट नहीं मिलनी। और अगर एक आध कोई मिस्ट्री स्पिनर था भी तो वो भी पाकिस्तान ने टीम के साथ इंडिया भेज दिया था। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर को तो सारा दिन ये खेलते रहेंगे कदाफी स्टेडियम, क्योंकि ये कभी भी 4 दिन के बाद भी आप इस पे देख लें, इस पे कोई आपको निशान नजर नहीं आएगा कि इसमें कोई गेंद टर्न हो रही है, कोई कोई किसी को कोई टेंशन नहीं थी। वो सुकून से खेले जा रहा था, और रिवर्स जो करने वाले बॉलर थे या तो वो इंजर्ड हैं या वो सेकंड डिवीजन खेल रहे हैं। अगर कदाफी पे किसी ने पिछले 2 साल में रिवर्स किया तो वो मूसा खान ने किया, और मूसा खान सेकंड डिवीजन खेल रहा था, इसका मतलब बिग रिवर्स वाला भी कोई नहीं यहाँ खेल रहा। अच्छा ज़ैद भाई, मैं अब आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आप भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं या फिर आपको ये लगता है कि बिल्कुल बैटिंग पिच थी, और जिस तरह हमने वर्ल्ड कप में भी देखा कि हमारे स्पिनर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, और हम जो है यहाँ पर डोमेस्टिक से अपने स्पिनर्स को तैयार करते, तो आपका इसके बारे में क्या ओवरव्यू है? अगर आपने डोमेस्टिक में स्पिनर्स को तैयार करना ही है तो फिर वो कंडीशन वैसी थी नहीं। मतलब कि अगर आपने स्पिनर्स को तैयार करना आका एक होता पॉइंट क्या नहीं करना है आका एम ये था, तो फिर आपको ये था मैचेस कराची में कुछ रखते ज़्यादा, जहाँ कुछ स्पिनर्स को फ़ायदा होता। इससे बेहतर मतलब ये कर सकते थे ना कि आप गद्दाफ़ी की जगह मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में करा देते, पिच स्पिनर को ज़रा बेहतर सपोर्ट देती है, गद्दाफ़ी तो एटलीस्ट बेहतर ही सपोर्ट देती है। तो वो तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता था। लेकिन एक आधा स्पिनर मैंने देखा था लाहौर वाइट से, या लाहौर मेरा ख्याल लाहौर वाइट से ही खेला था शायद, मोहम्मद रमीज लेग स्पिनर था, बड़ा अच्छा लगा था मुझे। वो लेग यासिर शाह टाइप था, छोटी हाइट और बॉल को ड्रिफ्ट भी दे रहा था अंदर को वो भी। लेकिन वही बात है कि वो गद्दाफी में बेचारा बॉलिंग करा रहा था, उसने कोई 5 विकेट और लिया, और उसकी पहली विकेट जो है वो स्कोर में 50 ओवर कराने के बाद मिली थी। तो इस तरह की पिचेस पे फिर ये मसला होता है कि ना स्पिनर आपके पास अच्छा आएगा, फास्ट बॉलर जो है वो आपके पास, अगर इस तरह वरदान भाई ने कहा कि 130 135 वाले, तो फिर वो क्या ही कर सकते हैं गद्दाफी की विकेट पे। मूसा खान जो मैंने बात की, बिल्कुल वो मुझे याद है, मैंने उसका स्पेल देखा था। आई थिंक उस सीजन में शायद ही और किसी ने गद्दाफी में 5 विकेट और लिया था, किसी फास्ट बॉलर ने, सोए मूसा के। और वो बड़ा लाइक उसने अच्छा स्पेल किया था, सीजन के स्टार्ट में ही कोई गेम थी वो। तो वही बात थी कि अकबर ना कोई तेज़ फास्ट बॉलर थे गद्दाफी के लिए, ना कोई आपके पास वो कोई पिच अच्छी थी कि आपको कोई स्पिनर्स करके देते। तो गद्दाफी में तो बिल्कुल ही एक तरह से आप कह लें डेड सी क्रिकेट हुई थी। और उसका एक मसला ये भी था कि लाहौर वाइट्स की जो टीम थी उनका आपने टोटल 7 राउंड अगर उन्होंने खेलने थे तो उन्होंने 5 मैचेस जो है वो गद्दाफी स्टेडियम में खेले थे। तो उन बेचारों का तो मतलब कि फाइनल में जाने का चांस ही इस तरह आने कोई नहीं दिया उनको, कि अगर इस तरह के बीच में खेलेंगे तो ज़्यादातर उनके ड्रॉज होंगे, जीतना तो मैच उनके लिए मुश्किल ही है। 2 मैचेस उन्होंने गद्दाफी से बाहर खेले थे, एंड में उनमें से एक वो जीत गए, एक वो हार गए। तो आई थिंक उनके लिए ज़रा अनफेयर था ये। बाकी स्टेडियम में आई थिंक अच्छी क्रिकेट हुई है, एबटाबाद में, पिंडी में के दोनों स्टेडियम में। इवन दो ज़्यादातर डबल सेंचुरियाँ वैसे तो गद्दाफी में हुई थी, लेकिन जैन अब्बास ने वो कोई 290 समथिंग किया था, वो आई थिंक उसने एबटाबाद में किया था, या पता नहीं पिंडी में किया था। तो पिंडी में किया था वो उसने, शेख अख्तर स्टेडियम में। तो आई थिंक ये कि बाकी स्टेडियम में अच्छी क्रिकेट हुई है। वही क्योंकि दान भाई ने बात की, लास्ट टाइम जब ये एबटाबाद में इन्होंने मैचेस कराए थे तो मुझे याद है बारिशें काफ़ी हुई थी और उस वजह से मैचेस सही नहीं हो पाए थे।
पिंडी में अच्छे फर्स्ट क्लास के मैचेस होते हैं, लेकिन वही बात आती है, पता नहीं टेस्ट क्रिकेट में उनकी पिचेस को क्या कर देते हैं ये कि पिचेस पिंडी की जो है वो फर्स्ट क्लास और टेस्ट क्रिकेट की बहुत फ़र्क होती हैं। तो आई थिंक ये का फ़र्क है ज़रा उसका। अच्छा चले, अब हम जो है ना थोड़ी सी बैटिंग के ऊपर बात करते हैं। काफ़ी अच्छा सीज़न रहा ये बैटर्स के लिए, मोस्टली बैटर्स ने काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया। तो अदनान भाई, आपको कौन से बैटर्स जो हैं अच्छे लगे, और आपको कौन से बैटर्स लगता है कि अब ये पाकिस्तानी टीम में जगह बना सकते हैं? स्पेशली मैं साइम अयूब का नाम लूँगा, उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। स्पेशली उन्होंने जो फाइनल में 200 किया, और भी काफ़ी बैट्समैन हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो आपको क्या लगता है, कौन से बैट्समैन हैं जो पाकिस्तानी टीम के जो है ना पाकिस्तानी टीम के अंदर आने के काबिल हैं? बैटर्स में देखें तो मुझे तो वही बैटर अच्छे लगे जिन्होंने कजाफी से बाहर स्कोर किए हैं। तो कदापि में तो आप स्टैट्स निकाल लें, अगर आप सिवाय जैन अब्बास के, क्योंकि जैन अब्बास के ज़्यादातर स्कोर कराची से बाहर थे, उससे कदाफी से बाहर थे। और बाकी तो अहमद शहजाद के, और उसके अलावा उसके जो आपका जो तैयब 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 तार मैं कह रहा हूँ, उसका साहिबजादा फरहान हो गया। हम्म, इन दोनों के जो रन्स हैं मोस्टली वो कदाफी पे हैं। हाँ, तो साहिबजादा फरहान ने यहाँ पिंडी में भी अच्छे रन्स किए थे, एबटाबाद में भी अच्छे रन्स किए थे। तो ये लग रहा था कि उनका सीज़न अच्छा जा रहा है। वकार अहमद ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया था इस सीज़न का, लग रहा था कि वकार लास्ट ईयर की तरह एक बहुत अच्छे ओपनर बन के सामने आएंगे, लेकिन इन द सेकंड जब सेकंड फेज़ आया टूर्नामेंट का तो वो टोटली फेड आउट हो गए। और एरा ने बिल्कुल डिसअपॉइंट किया इस साल, क्योंकि स्टार्ट ले रहे थे, स्टार्ट के बाद थ्रो डाउन विकेट थ्रो किए जा रहे थे। हम्म, तो ओवरऑल देखे जाए तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा बैटर सेलेक्ट करूँ। मैं सैम की तरफ भी जाता हूँ तो मुझे कदाफी की स्टेडियम याद आ जाता है कि मैं क्या करूँ। अब मैं सैम को सेलेक्ट करूँ कि ना करूँ। इंडियन जो सैम का ये था कि सैम की अगेंस्ट बॉलिंग क्वालिटी बहुत अच्छी थी, चारों के चारों फास्ट बॉलर इंतहाई अच्छी बॉल कर रहे थे। हाँ, ये था कि अली असफन थोड़ा से नए बॉलर थे, लेकिन फिर भी वो अच्छी क्वालिटी वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। तो मेरे लिए अगर पिक ऑफ द बैट्समैन हो तो आई वुड गो विद जैन अब्बास। जैन अब्बास मुझे बहुत अच्छी लगी इस साल। इसके अलावा मुल्तान का एक लेफ्ट राइट आर्म मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मोहम्मद बासित, उसकी स्पिन हिटिंग एबिलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप क्रीज में खड़े होकर वो छक्के मार रहा था डी मिड विकेट पर। हाशिम इब्राहिम लाहौर के ओपनर, हाईली रेटेड, क्योंकि आप यूट्यूब पे जाकर करें या चेक करें और सोशल मीडिया पर, तो आपको हाशिम इब्राहिम की हज़ारों कई वीडियो मिल जाती हैं कि हाँ, द नेक्स्ट विराट कोहली फ्रॉम पाकिस्तान, और ये जो जैसे कि यूट्यूबर्स करते हैं। तो अब जब देखा उनको तो बहुत अच्छा लगा कि हाशिम, चलो लाहौर से भी कोई अच्छा नया लड़का आ रहा है। हम्म, तो सैम सैम तो ऑलरेडी हर एक को याद ही है। तो मेरे लिए पिक ऑफ द टूर्नामेंट जैन अब्बास है। जैन अब्बास का। जब जैद सरफराज भाई, अहमद आपके ने। लिए कौन सा? सरफराज जी। सरफराज को मैं पिक ऑफ द टूर्नामेंट तो नहीं, हाँ ठीक है, रन्स बहुत अच्छे किए उन्होंने, किया हमेशा जब टीम पे 5 आउट होते हैं और सरफराज आते हैं और स्कोर करते हैं तो। लेकिन ये है कि सरफराज पिक ऑफ द टूर्नामेंट मेरा मुश्किल ही है क्या, क्योंकि सरफराज ऑलरेडी स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, और जब तक सरफराज आता था गेंद ने स्विंग तो करना नहीं है, और स्पिनर को वो सारा दिन सुकून से खेल सकता है, जो मर्जी करते रहे उसके खिलाफ। तो जैद भाई, आपके लिए कौन सा, आपको लगता है सरफराज है आपके लिए? नहीं नहीं, सरफराज कह सकते हैं अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी, लेकिन उसके अलावा आई थिंक उससे बेहतर बैट्समैन भी थे। मुझे एक तो वो बड़ा अच्छा लगा था, अब्दुल फसी, पिंडी का लेफ्ट हैंडेड ओपनर है, उसने भी मैं हारा 400 प्लस रन किए इस साल। 1-2 साल हो गए हैं उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए। दो उसने सेंचुरीज भी की हैं, उनमें से भी खैर एक आई थिंक गद्दाफी में थी। तो लेकिन एक उसने सेंचुरी बाहर भी अच्छी की थी, आई थिंक पिंडी में या एबटाबाद में कहीं की थी। तो वो आई थिंक अच्छा प्लेयर एक हो सकता है आगे के लिए। रिसेंटली अभी अंडर 19 खेल के आ रहा है, कासिम अकरम की टीम में था ये भी। उसको आई थिंक एक दो फर्स्ट क्लास सीज़न और मिले, खेले हुए पूरे फुल सीज़न, तो वो एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट हो सकता है। उसके अलावा बाकी वही हैं, साइम अयूब अच्छा खेला था, जैन अब्बास अच्छा खेला था। उसके अलावा क्या कहते हैं, जैन अब्बास के, हाँ जैन अब्बास की ये अच्छी चीज़ थी कि वो वही बात कि उसने जो है ना ज़्यादातर रन अपने गद्दाफी से बाहर किए हुए हैं। तो ये उसकी एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा बाकी वही बैट्समैन है, बैट्समैन मतलब कि वो इस तरह की जब पिचेस होंगी तो वो आपको जब सेंचुरी भी क्या 200 भी जो है वो आपको लगे हर कोई बैट्समैन कर रहा है, तो फिर वो आप क्या ही जज कर सकते हैं बैट्समैन को किसी। अच्छा चलो, बैटर्स की बात हम साइड पे रखते हैं, चलो बॉलिंग पे आ जाते हैं।
बॉलिंग पे, क्योंकि अब पिचेस ज़्यादा बैट्समैन के लिए फेवरेबल थी, क्योंकि जिस तरह कहा कि जिस तरह कज़ाफ़ी स्टेडियम में मोस्टली जिस तरह मैचेस हुए उसमें बिल्कुल बैटिंग के लिए फ़ायदेमंद था। तो जिसने इन कंडीशंस में बॉलिंग अच्छी की उनके बारे में हम बात करते हैं। अदनान भाई, कौन से बॉलर्स आपको अच्छे लगे? कजाफी में अगर किसी ने बॉलिंग किया तो अहमद बशीर था। शुरू के मैचेस में अहमद बशीर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी कजाफी में। कजाफी से बाहर देखें तो शुरू से लेकर एंड तक काशिफ अली ने जो सीज़न अपना खेला था वो एक बेहतरीन सीज़न काशिफ अली ने खेला था। लग रहा था कि पिंडी इस दफ़ा बहुत तंग होगा, क्योंकि उनके एक तो मूसा खान चले गए थे, आमिर जमाल लाहौर की तरफ शिफ्ट हो गए थे, तो काशिफ अकेला रह गया था। तो लेकिन फिर भी अवैस अनवर और फैज़ान के साथ, और इवन एक मैच में उन्होंने जहांदाद खान को लेके आया, वो भी अंडर 19 पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट होते होते रह गए थे लास्ट ईयर जब अंडर 20 वर्ल्ड कप हुआ था। तो वो ये था कि उनका एक अच्छा ग्रुप बना लिया उन्होंने। आपके तीन बॉलर्स हों और तीनों ही 25 की एवरेज से बॉलिंग कर रहे हैं और तीनों की 10 से ज़्यादा विकटें हों, तो बेसिकली उन्होंने एक ग्रुप अच्छा बनाकर रावलपिंडी को, जो जितनी हालांकि उनकी पुअर बैटिंग चल रही थी, फॉर्म उनका मिडल ऑर्डर था नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो पिंडी की बॉलिंग थी उन्होंने उसको बहुत सहारा दिया था उन्होंने। मेरे ख्याल में काशिफ अली, शुरू के दिनों में अहमद बशीर, उसके बाद अगर देखें तो गुलाम मुदस्सिर का ये था कि वो सेमी न्यू बॉल कर रहे थे, वो न्यू बॉल से बॉलिंग नहीं कर रहे थे। तो एक अच्छा लग रहा था कि एक लेफ्ट आर्म जो कि जिसकी स्पेशलिटी है कि वो सेमी न्यू बॉल से बॉलिंग करेगा, और वो भी विकेट्स ले रहा था। वो भी 20 की एवरेज इस उन्होंने विकेट लिए हैं। आमिर जमाल थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड लगे इस साल। एक तो उनको ये था कि वो एशियन गेम चले गए, लेकिन फिर आए, लेकिन फिर भी वो उतना अच्छा सीज़न नहीं खेल सके जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। अरशद इकबाल का सीज़न मेरे ख्याल में एक पुअर सीज़न था अरशद इकबाल का उसकी क्वालिटी के हिसाब से। खुरम इस साल अपनी बेस्ट फॉर्म में नजर है। मैं जब से खुरम को देख रहा हूँ, ये साल उनका बेस्ट ईयर था। और मेरे ख्याल में अगर पिक ऑफ द बॉलर तो मेरे ख्याल में खुरम और काशिफ अली में से एक होंगे। पेसर्स में से तो यही था, और स्पिनर में से आपको कोई खास नज़र नहीं आया। काशिफ भट्टी वो हर साल करते हैं, वो हर साल ही आपको टॉप 5 विकेट्स में नजर आएंगे, वो हर साल है। नुमान अली हमेशा मार तो खाते रहते हैं लेकिन विकेट्स भी ले जाते हैं। कजाफी पे कोई 182-83 रन बढ़ गए थे उनको, उन्होंने 5 विकेट्स भी ले लिए थे। पर उस वक्त तक मेरा ख्याल मुल्तान ने मेरा ख्याल कोई 600 रन भी कर लिए थे उसी वक्त ही। तो ये था कि स्पिनर कोई साल नजर नहीं आया। मेहरान से बहुत उम्मीदें थी, पर मेहरान ने अपने सारे मैच उन मैचेस पे खेले हैं जहां गेंद सारा दिन सीम हो रही थी। तो मेहरान का ये था कि वो एटलीस्ट अपनी इकॉनमी को बेहतर कर रहा था। उस उनकी टीम में जो सबसे बेस्ट जो लोएस्ट इकॉनमी है वो मेहरान मुमताज़ की है। तो इन स्पिनर्स तो कोई खास नज़र नहीं आया, लेकिन इन पेसर्स काशिफ अली और जो नया चेहरा है मीर हमजा तो वैसा ही कर रहा है, पिछले साल से कर रहा है। मोहम्मद अली ने भी स्टार्ट अच्छा नहीं था, लेकिन अली ने मिडिल में आके मिडिल फेज ऑफ द टूर्नामेंट बड़ी अच्छी बॉलिंग की। गुलाम मुदस्सिर इन दी एंड आके बहुत अच्छे हो गए थे। मीर हमजा तो ऑलरेडी पिछले कई साल से कर रहा है और करते जा रहा है। तो बेसिकली यही बॉलर्स थे पेसर्स में मेरे ख्याल में। और अगर कोई एक सिलेक्ट करना हो तो उसमें आप किसका नाम लेंगे? कोई एक। मेरे ख्याल में काशिफ अली। काशिफ अली। अच्छा विजैद भाई, आप बताएं कौन सा आपको बॉलर सबसे अच्छा लगा? यार मेरे ख्याल में फास्ट बॉलर्स में तो जिस तरह वो अदान भाई ने कहा, पिंडी के फास्ट बॉलर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, वैस अनवर, काशिफ अली, जहांदाज खान। उसके अलावा क्या कहते हैं, खुरम शहजाद ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी। इवन दो कि वो यही बात है कि वो फैसलाबाद ने आई थिंक फाइनल के अलावा सारे मैचेज उन्होंने गद्दाफी से बाहर खेले थे, तो खुरम शहजाद को अब विकेट्स उसकी ज़रा स्टाइल की मिल रही थी पिंडी और एबटाबाद में। बाकी आई थिंक जिस तरह स्पिनर्स की बात है, स्पिनर मैंने पहले भी नाम लिया था मोहम्मद रमीज़ जूनियर, लेकिन वो बात है इस सीजन में आप स्पिनर्स को कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते होंगे, उनके पास विकेट टेकिंग वाली पिचेज ही नहीं है जहाँ पे वो कोई विकेट्स आपको निकाल के दें। काशिफ भट्टी का भी अच्छा सीज़न था, वो उसका मतलब कि चलता रहता है। वो एक आध दफ़ा पाकिस्तान के साथ सिलेक्ट हुआ एक आधे साल में, फिर वो टूर किए उसने 2-3 जिसमें उन्होंने कुछ खेला नहीं बाय बैठ के, फिर वो वापस ड्रॉप हो गए पता नहीं क्यों। तो उसका लेकिन फ़र्स्ट क्लास में आई थिंक उसका अच्छा रिकॉर्ड चल रहा है। उसके अलावा फ़हीम अशरफ ने भी एक दो अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंसेज दी थी, लेकिन वो ऑलराउंडर वाले उसमें आ जाते हैं तो उसको ज़्यादा ओवर वगैरह नहीं उतने कराए, लेकिन फिर भी उसने अच्छी बॉलिंग की थी। और वैसे भी फैसलाबाद का जो बॉलिंग अटैक था वो आई थिंक काफ़ी लाइक एक आप कह सकते हैं टूर्नामेंट के मतलब बेस्ट बॉलिंग अटैक्स में तो होगा वो। इसमें खुरम शहजाद, मोहम्मद अली ने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी। उसके अलावा अरशद इकबाल और उसके बाद फ़हीम अशरफ। तो आई थिंक इनके इस बॉलिंग अटैक में फ़हीम अशरफ ने फिर भी बेहतर बॉलिंग की काफ़ी।
उनकी आई थिंक कोई अंडर 20 एवरेज थी आई थिंक उनकी, तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने। अच्छा, कोई एक टीम ने नाम? जी जी अदनान भाई, आप कंटिन्यू करें, आप बताएं तो। मैं फ़हीम का कह रहा था कि फ़हीम ने जो अपना रोल था, ऑलरेडी क्योंकि न्यू बॉल से बॉलिंग कर रहे थे, मैं चाहता कि वो थोड़ा सा सेमी न्यू बॉल से बॉलिंग करें ताकि अरशद को नई बॉल मिल सके। हम्म। लेकिन फिर भी ये था कि उन्होंने अब 15 विकेट्स लिए हैं इस साल, और उसमें से एक विकेट 5 for 12 लिया था वर्सेस पिंडी, रावलपिंडी। और वो मैं बेस्ट स्पेल था अगर देखा जाए इस टूर्नामेंट का, तो 12 रन बिल्कुल। पे 5 विकेटें और 14 ओवर करना। और हम्म। फिर इवन फाइनल में अगर आप देखें तो सेकंड डे, जब पहले डे के में तो ऑलमोस्ट 378 रन बन चुके थे, जब सेकंड डे में वापसी आए हैं तो फ़हीम ने आगे बड़ी अच्छी बॉलिंग की। इवन सेकंड इनिंग में जब उन्होंने उमर बिन यूसुफ को बॉल्ड किया है, तो हालांकि इस कदाफी स्टेडियम पर इन द मिडल ऑफ द इनिंग आकर 40-45 ओवर बॉल पर आना है और फिर सीम करके इन स्विंगर पे उमर बिन यूसुफ जैसे बैट्समैन को बॉल्ड कर देना एक बड़ी बात थी। और फ़हीम वो कंसिस्टेंटली कर रहा था इस सीजन में, ना सिर्फ बॉलिंग में बल्कि बैटिंग में। और बाकी हम्म। फ़हीम मेरे ख्याल 15 विकेट्स हैं एट द एवरेज ऑफ 21 या 22। मैं मुझे पक्का याद नहीं, लेकिन मैंने ट्वीट तो किया था ये। हम्म। अच्छा चले, सबसे पहले ये बात हो गई हमारी। अब हम थोड़ा चलते हैं वर्ल्ड कप की तरफ। अदनान भाई, आप बताएं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस किस तरह लगी अभी तक? उसने 4 मैचेस आ रहे हैं, बुरा तो लगा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ कहना हो इसके बारे में तो आप क्या कहेंगे? कहना मैंने क्या है, वो तो ऑलमोस्ट हम ट्विटर पे कहते ही रहते हैं सारा दिन बैठकर। तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई थी बाबर से, बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि आप नंबर 1 बैट्समैन है तो आपको चाहिए कि आप स्टेप अप करें यहाँ से टूर्नामेंट में। ऑलरेडी मैं इमाम को डिफेंड भी करता रहता हूँ ट्विटर पर, और इवन अर्ली स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट में ट्वीट भी कर रहा था कि चलो कोई नहीं, एक दो बार आउट हो गया तो फिर क्या, सीरीज में ये शॉर्ट बॉल पे ही रन कर रहा था। तो अब जब फिर बार बार वही चीज़ देख रहा हूँ तो फिर खुद पे शर्म आती है, चलो मैं इसको सपोर्ट कर रहा था। तो बेसिकली अब ये है कि शदाब तो अब मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि ऑलरेडी इस्लामाबाद सपोर्टर भी हूँ, और फिर खुद के ही प्लेयर को मैं ट्रोल करता रहता हूँ। लेकिन शदाब की भी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी। नवाज पे तो मैं पहले सवाल उठा चुका था कि 2016 से लेकर अब तक इसे लीवरेज मिलती जा रही है। फ्रॉम 2015 2015 से 2020 तक पाकिस्तान की लिस्टे में बेस्ट एवरेज और इकॉनमी थी वो जफर गौर की है। लेकिन 2015 से लेकर 2019 तक जो जफर गौर ने 14 मैचेस खेली है पाकिस्तान के लिए, हम्म। और जफर ने एक मैच खेला है। अगर आप ये लिवरेज दे भी दें कि चलो इमाद वसीम उसलिए एज आपका फ्रंट लाइन लेफ्ट आर्म स्पिनर था, लेकिन फिर भी नवाज ने ज़्यादा मैचेस खेले हैं जफर से। इवन जबकि 2016 की टेस्ट सीरीज हुई तो नवाज वाज इन द प्लेइंग 11 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, हालांकि उस वक्त भी मोहम्मद असगर ऑन द बेंच थे। तो इन दी एंड पाक इवन चलो आप उस टाइम को छोड़ दें 2019 के बाद, अगर आप दूसरी टीम्स को देखें तो उन्होंने 3-3 4-4 अपने स्पिन ऑप्शन ट्राई किए हैं। पाकिस्तान ने अगर ट्राई भी किए हैं तो वो अपने ऑलराउंडर्स ट्राई किए हैं। यानी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ट्राई किया कि चलो हम खुशदिल को एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर एज अ फिफ्थ बॉलर ट्राई करते हैं, क्योंकि दोनों शदाब और नवाज जख्मी थे। जब वो बैकफायर कर गया क्योंकि हेड आपको पहले मैच पे पड़ गया था और उसने कुछ 32 बॉलों पे 63-64 कर दिया था, तो इन्होंने फिर आपको जहद महमूद खिला लिया, और कभी कोशिश नहीं की कि हम बैकअप लेफ्ट आर्म स्पिनर भी कभी खिला के देखे। आसिफ अफरीदी को ये ले साउथ गए थे एक शकील से सीरीज भी में, उन्होंने उसके बाद बॉलिंग करा ली थी उस सीरीज में। हाँ साउथ शकील से इंग्लैंड सीरीज में बॉलिंग करा ली थी, लेकिन कभी इन्होंने कोशिश नहीं की हम एक परमानेंट लेफ्ट आर्म स्पिनर पीछे रखें। ये हमेशा ऑलराउंडर पे देते रहे कि हम नंबर उसे 6-7 पे खिला लें, उससे 5-4 ओवर निकाल लें, और यही ऑप्शन चलता रहा। और अब आगे जब वो उसकी फॉर्म गई है तो आपके पास बैकअप ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि आपने कभी खिलाया ही नहीं था। हम्म। तो अगर आप टूर्स पे भी जा रहे हैं तो आपने कभी लेफ्ट आर्म ऑप्शन ए टूर्स पे भी नहीं रखा। आपने मोहम्मद जुनेद को नहीं लेके गए, आपने अपना वो लड़का हसान खान को कभी नहीं कहा कि आप ए टीम से खेलो और आप हमारे लिए लेफ्ट आर्म स्पिन करो। आप लेके भी गए हैं तो आप अपने फैसल अकरम गया या सुफियान गया है तो बेसिकली आप अपना रिस्ट स्पिनर ही ट्राई किए जा रहे हैं। हम्म। आपने कभी स्लो लेफ्ट आर्म अपनी में ए टीम्स के टूर में भी ट्राई नहीं किया। तो इन दी एंड आपके पास अब बैकअप ऑप्शन भी कोई नहीं है, और आप फंसे हुए हैं कि आपने करना क्या है अपने स्पिन डिपार्टमेंट में। और आपके लिए फिलहाल अगली सीरीज अगर तैयार तो इनसे स्पिनर भी नहीं ना हुआ बैकअप। हाँ रिस्ट बिल्कुल। स्पिनर रिस्ट स्पिनर भी बैकअप तैयार करने के लिए तो मैंने उसको ट्वीट किया था जब इंग्लैंड सीरीज हो रही थी, 7 T20 थे, और अब अबरार अहमद को सिलेक्ट किया गया था, और अबरार अहमद
7 मैचेस बेंच पे बैठ के चला गया और उसने कैज़म ट्रॉफी का फाइनल मिस किया, 2 मैचेस उसने मिस किए, 2 या 3 अपने लिस्ट डे के मैचेस, और वो वैसे ही बैठ के चला गया। और अवाम कह रहा था ये तो उसका बड़ा फ़ायदा हुआ है, उसको पैसे मिले हैं, उसको डेली अलाउंस मिलेगा, और वो कभी वहाँ कैज़म ट्रॉफी खेल कर या उसको लिस्ट डे के मैच के लिए कौन सा अलाउंस मिलना था। मैंने कहा यार वो अलाउंस के लिए नहीं आया था, वो खेलने के लिए आया था, आपने अपना बैकअप ट्राई करने और आप ट्राई नहीं कर रहे, और फिर आप कह रहे हैं उसको अलाउंस मिल जाएगा, ये मुझे समझ नहीं आ रही। 7 टी20 हैं और आप फील्ड नहीं खिला रहे। साउथ अफ्रीका ने अपने 4 स्पिनर्स ट्राई किए, उन्होंने शमसी ट्राई किया, उन्होंने महाराज ट्राई किया, उन्होंने इमन लिंडे को चांस दिया, उन्होंने फोर्टन को चांस दिया, यानी 4 एक ही तरह की, 3 तो एक ही तरह के स्पिनर, 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर तो पिछले 3 साल से ट्राई कर रहे हैं, और इन दी एंड वो महाराज के साथ टीम और महाराज और फोर्टन के साथ वर्ल्ड कप में चले गए हैं। तो इस तरह तो आप बैकअप तैयार नहीं करते। हाँ ठीक है, आप कह सकते हैं कि हमारे पास ओडीआईस कम थे, लेकिन फिर भी आप अपने ए टीम के टूर्स पर भी ले जाते कोई ऐसा स्पिनर। आप ए टीम के टूर पर भी आप यही कोशिश करते रहे कि हमारी तरफ से 5 ओवर मुबसर कर लेगा, 5 ओवर कासिम अकरम कर लेगा, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की इमर्जिंग एशिया कप देख लें तो आप इंडियन के गेम में आप बगैर स्पिनर के गए हैं, और आपने अपने 20 ओवर किससे कराने थे, कासिम अकरम और मुबसर से। कासिम एट मैक्सिमम 6 पॉइंट कुछ ओवर करता है एट इन लिस्ट डे क्रिकेट, और मुबसर भी ऑलमोस्ट 7 ओवर से ज़्यादा नहीं करता। इवन के लास्ट ईयर जो पिचेस थी पाकिस्तान कप की, वो इतनी स्पिन फ्रेंडली थी कि ऑलमोस्ट हर कोई विकेट ले रहा था। यासिर एट इज बेस्ट लग रहा था कि यासिर 2016 वाला वापसी आ गया, लेकिन फिर भी कासिम और मुबसर अपने 10 ओवर पूरे नहीं कर रहे थे। आप कैसे अपने ए टीम के एक इंडियन के खिलाफ मैच में आप जाके कहें कि नहीं हमें 10 ओवर मुबसर करके देगा और 10 ओवर कासिम करके देगा। आपने ऑलराउंडर को अपना अपन कौन सा 5th और 4th बॉलिंग ऑप्शन बना के भेज दिया, तो आपने कभी बैकअप ट्राई किए नहीं। तो जब आप बैकअप ट्राई नहीं करेंगे तो यही हाल होना है आपकी टीम का आगे जाके। बैटिंग ने सर तो ऑलरेडी डिसअपॉइंट जी, बैटिंग देखिए ऑलरेडी बैटिंग ऑलरेडी डिसअपॉइंट कर रही है, और वो मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारे पास कोई बैकअप ऑप्शन भी है जो क्लासन वाला जो 5 पे आके खेल सकता है। तो मेरे नहीं ख्याल के बैकअप कोई ऑप्शन को आपने 6 महीने भी क्या, साल तैयार किया आपने, फिर आपने वार्म अप मैच की बेसिस पे जो है वो एक और बंदे को डाल दिया 11 में, और अब जब आपने उसको वार्म अप मैच की बेसिस पे एक और बंदे को डाल दिया तो उसने एक आधी कोई छोटी मोटी परफॉर्मेंस के अलावा कुछ नहीं किया, तो आप उसको कुछ कह भी नहीं सकते कि उस बेचारे ने कोई 6 या 7 वनडे खेले हैं, भैया 2 साल से हो गया उसके डेब्यू किए हुए, उसको आने 3 साल में आपने उसको जो है वो कितने 6 या 7 में हाल ओडीए खिलाए हैं आपने साउथ को। तो ये ना लास्ट वर्ल्ड कप में हुआ था, तो आपका हारिस सुहेल कंसिस्टेंटली आपको एक अच्छे टारगेट से रन करके दे रहे हैं, और यकदम वर्ल्ड कप आते हैं और फिर शोएब मलिक और हफीज वापसी करते हैं, और फिर आपका वो पीछे बैठा होता है और फिर वो आके 58 बॉल 89 कर देता है, और आपकी मजबूरी बन जाती है कि आपने इसे खिलाना है, और तब तक आप बहुत लेट हो चुके होते हैं और आपका टूर्नामेंट एंड हो जाता है। सर हमारे लिए तो विषय मसला रहता है कि हम बैकअप नहीं रखते। खैर वर्ल्ड कप पे तो हम ज़्यादा भाई से बात करते ही रहते हैं। आजकल एक और अंडर 19 हमारा सीजन चल रहा था, जिसमें पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका था, जिसमें पाकिस्तान ने 2-1 जीता है। तो उसके बारे में कुछ बताएं अदनान भाई, किस तरह लगा आपको उसमें भी? क्या आपको लगता है कि उसमें भी यही मसला है कि मैं आगे जाके जो जिसकी हम बात करते हैं बैकअप नहीं होता, क्या ये लड़के अंडर 19 वाले आगे जाके हमें इस चीज़ों में फ़ायदा देंगे? अंडर 19 के मुझे थोड़ा सा प्रोसेस की समझ नहीं आ रही कि क्या अली असफंद अब क्वालिफाइड है उसके लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो सीरीज खेल रहा था तो यही कहा गया था कि वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल सकता है। तो अब मुझे यही समझ नहीं आ रही कि ये चाह क्या रहे हैं, क्योंकि हर एक टूर आता है, एक कोचिंग टीम होती है, दूसरा टूर आता है, कोचिंग टीम चेंज होती है, साथ ही प्लान चेंज हो जाते हैं। कभी कोचेस को लगता है कि तैयब आरिफ नंबर 4 पे बहुत अच्छा खेलेगा, और दूसरी सीरीज में तैयब आरिफ ओपन कर रहा होता है। कभी आपका नंबर 5 भाज रियाज होता है, दूसरी सीरीज में आपको लगता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, कोई और लेके आओ। तो आप बेसिकली कंसिस्टेंटली चेंज किए जा रहे हैं। और उसके अलावा इस सीरीज में देख लें तो मोहम्मद इस्माइल लिस्टे भी खेला, पाकिस्तान कप भी खेला, और उसमें भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस थी, जो 2-3 मैच वो खेला। आप उसको एक मैचेस देते हैं इस सीरीज में और उसको बाहर बिठा देते हैं। अब इन दी एंड ये था कि आपका टॉप ऑर्डर ठीक है, आपका स्टेबल लग रहा है, ठीक है, सात बेग वही खेलेगा, शाहजेब के अलावा मेरे ख्याल कोई ओपनर नहीं आएगा ऊपर। अगर आएगा भी तो इसी सूरत में आएगा कि अगर शाहजेब बुरा परफॉर्म करता है, या आप चाहें कि आपको जो शमाइल है वो नंबर 3 पे आके थोड़ा सा स्पिन के खिलाफ, क्योंकि स्पिन को शमाइल ये चीज़ बड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। इवन पीजे में कि वो स्पिन को बहुत अच्छा खेल रहा था, बहुत स्पिन और लेफ्ट आर्म स्पिनर जो भी उसको बॉलिंग कर रहे थे वो उसको बहुत अच्छा मार रहा था। तो अगर शमाइल 3 पे आ जाए और आप एक और ओपनर लाना चाहें और एक राइट हैंडर लाना चाहें, क्योंकि अब आपके पास शमाइल भी लेफ्ट हैंडर है, आपके पास शाहजेब भी लेफ्ट हैंडर है,
और इसके बाद आपके पास सादवेग आता है और वो भी लेफ्ट हैंडर है, यानी आप टॉप 3 तीनों लेफ्ट हैंडर के साथ जा रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा एक राइटी बीच में लाना चाहें तो हमजा नवाज को ला सकते हैं और शमाइल को 3 पे करते हैं, फिर 7-4 पे आ जाए, 5 पे आप रियाजुल्लाह या हारून शाह, इस पे जो मर्जी खिलाना चाहें, 6 पे तो अरफात ने आना ही है। तो बेसिकली मुझे एक अच्छी टीम लग रही है। ठीक है, बैकअप पेसर इस दफ़ा तैयार हो गए हैं, आपके पास 4-5 ऑप्शन हैं, उसमें से आपने सेलेक्ट करके जाने हैं कि ठीक है ये 5 ऑप्शन हमारे पास आ गए। आपके पास इब्तिसाम आ गया है, आपके पास अली रज़ा है, आपके पास उबैद खान आ गया, आपके पास इस्माइल है। तो बेसिकली आप 4-5 ऑप्शन हैं। स्पिन में भी ये ट्राई कर रहे हैं, नवीद अहमद खान को ट्राई किया जा रहा है, और उसके अलावा आपका जो राइट आर्म स्पिनर आया है वो आई फॉरगेट हिज नेम, जैद को याद होगा। वो लड़का चारों कौन? मैचेस खेला है, जो राइट आर्म लेग स्पिनर है, बैटिंग भी करता है, बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर है। बॉलिंग ऑलराउंडर अरम नवाज। राइट राइट आर्म लेग स्पिनर जो अब खेल रहा है पाकिस्तान की तरफ से, अंडर 19 की तरफ से। यार नाम याद पिछले नहीं आ रहा, चेक करके बताता हूँ। वो भी है, चलो एक राइट आर्म रिस्ट स्पिनर ऑप्शन जो पाकिस्तान के पिछला जब पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने के आया था तो आपके पास 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर थे और एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर था। तो आप बेसिकली लेफ्ट आर्म स्पिनर से खेले थे क्योंकि आपको स्टेबिलिटी दे जाता था उन कंडीशंस में। तो इस दफ़ा देखना है कि एक तो ये थोड़ा सा अटैकिंग माइंडसेट से जा रहे हैं कि हमने राइट आर्म लेग स्पिनर खिलाना है, बजाय इसके कि हम अली असफन को लेके जाएं। तो अच्छा लग रहा है कि चलो थोड़ा सा अटैकिंग माइंडसेट तो जा रहा है, फिर वो नंबर 7 पे बैटिंग भी कर लेता है तो आपको एक बैटिंग ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो मुझे इस दफ़ा की टीम पिछले साल से थोड़ा सा बेटर लग रही है इन कम्बिनेशन, क्योंकि आपका टॉप ऑर्डर सेटल है। लास्ट ईयर ये था कि टू मैनी टॉप ऑर्डर प्लेयर थे, क्योंकि आपके जो जो भी खेल आपने कोई 5 ओपनर सेलेक्ट किए हुए थे और आपके पास नंबर 5, 6 और 7 का प्लेयर ही कोई नहीं था, नंबर 4 तक तो आपके प्लेयर थे। इस बार ये था कि अरफात के आने से आपका 6 नंबर सेट है, और उसके बाद जो राइट आर्म लेग स्पिनर है वो बैटिंग भी कर लेते हैं, तो इसका मतलब आपका नंबर 7 भी एक ऑलमोस्ट सेट है। हाँ, ये है कि थोड़ी-सी अनप्रेडिक्टेबिलिटी नज़र आ रही है सिलेक्शन में भी और कोचिंग में भी, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही कि आपने टीम का कॉम्बिनेशन क्या रखना है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है जाके, जब फाइनल 11 आएगी तो लगेगा। लेकिन इस बार की टीम मुझे पिछले साल से बेटर बैलेंस टीम नज़र आ रही है, क्योंकि एक दफ़ा तो आपके अदनान ए टीम्स भाई, के। जी। मोमिन कमर अब अंडर 19 ना क्वालिफाई होता। मोमिन कैमर हो जाएगा, मोमिन 17 का है आई थिंक। अच्छा, मैंने कहा खेल नहीं रहा हूँ पाकिस्तान अंडर 19 से मेरा। वो ये था कि इस साल जो परफॉर्मेंस मैंने देखी थी, तो एक तो वो और एक दूसरा उबैद शाहिद, दोनों पिछले साल से बहुत ज़्यादा रन कर रहे थे। लेकिन एट द मोमेंट जब 3 डे टूर्नामेंट हुआ है इंटर रीजन का, तो दोनों की परफॉर्मेंस नीचे चली गई है। जब दोनों की परफॉर्मेंस नीचे चली गई तो फिर सिलेक्ट नहीं किया गया। हालांकि मैं चाहता था कि उबैद शायद आ जाए और आपको वो नंबर 4 3 4 पे आ जाए, और एक आपको एक और राइट आर्म ऑफ स्पिनर का ऑप्शन मिल जाए अगर वो आज नहीं आ रहा तो ये था कि दोनों नहीं आए क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंस नीचे चली गई थी। अज़ान अवैस का थोड़ा-सा सरप्राइज़ था कि अज़ान को ये नहीं लेके आए। लेकिन ये था कि क्योंकि अब पहले ही हमज़ा नवाज़ के साथ जा रहे थे। हमज़ा का ये था कि हमज़ा इन अ सेंस के जो तीसरी डे पे खेल रहा था तो वो एक हायर स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। ऑलमोस्ट 80 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा था, और उसके अलावा उसकी सिक्स हिटिंग एबिलिटी भी अच्छी नज़र आ रही थी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट टूर्नामेंट में तीसरे चौथे नंबर पर था जिन्होंने मोस्ट सिक्सेज़ 3 डे में लगाए थे। तो अगर वो ट्राई होता है तो एज़ अ ओपनर होना चाहिए। मुझे नहीं ख्याल कि उन्होंने एक मैच में उन्होंने नंबर 6 भी खिलाया, 5 भी खिलाया है हमजा नवाज़ को। अगर खिलाते भी हैं तो एज़ अ ओपनर खिलाएँ तो अच्छा रहेगा। अच्छा चलें, अदनान भाई ने तो हमें पॉजिटिव साइन दिया अंडर 19 की टीम की तरफ से। जैद भाई आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? जैद भाई आपको आवाज़ आ रही है? क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि अदनान भाई ने तो हमें अंडर 19 की तरफ से पॉजिटिव साइन दिया है कि टीम को अच्छी खासी बैलेंस लग रही है, अच्छी लग रही है। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? आई थिंक वही बात है, काफ़ी बैलेंस्ड है। बैटिंग इस तो पिछले साल से एक तो बेहतर लग रही है। पिछले साल फास्ट बॉलिंग आई थिंक कुछ था, स्पिनर्स पे ज़्यादा ज़रा कह सकते हैं रिलाई कर रहे थे। अब आई थिंक फास्ट बॉलर भी कुछ अच्छे आ गए हैं, मोहम्मद इब्तिसाम, मोहम्मद इस्माइल वगैरह। तो बैलेंस टीम है बिल्कुल। इस साल मैंने कहा पिछले साल से बैटिंग काफ़ी आगे बेहतर है। जिस तरह उन्होंने कहा कि उबैद शाहिद एक, और उसके अलावा वहाज रियाज, ये आई थिंक दो अच्छे प्लेयर हैं जो मतलब कि प्रॉपर शॉट्स वाले, उनको आई थिंक ज़रा लंबा चांस मिलना चाहिए। वहाज रियाज ने आई थिंक एज अ कैप्टन भी अंडर 19 टूर्नामेंट्स जीते हैं अभी रिसेंटली, कुछ लास्ट ईयर जीते थे। तो आई थिंक ये दोनों अच्छे बैट्समैन हैं जो कि आपको मिडल में ज़रा लंबा लेके चलने वाले मिल गए हैं। तो इस तरह की मिडल ऑर्डर ज़रा बेहतर है पिछले साल से।
अच्छा जी, हमने सारी बात मुकम्मल कर ली। अगर किसी के ज़हन में, आप दोनों में से किसी के ज़हन में कोई बात रह गई हो और वो करना चाहें तो प्लीज़ कर सकते हैं। अदनान भाई, आप कुछ शुरू ऐड करें। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि एक जी तो जी। जो प्लेयर डिस्ट्रीब्यूशन थी वो थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए थी इस दफ़ा। अगर आप साद खान को हैदराबाद से शिफ्ट करके लाहौर ब्लूज़ में या लाहौर वाइट्स में जिसकी तरफ से वो खेला है, हम्म, तो उसमें उसका क्या बनता है जब ऑलरेडी उनके पास 2 ऑलरेडी सेटल्ड ओपनर है और 3 पे आबिद अली ने आना है और 4 पे साद नसीम ने आना है, तो साद खान ने 5 पे आते-आते तो वैसे ही कज़ाफ़ी स्टेडियम में उनके 7 मैचेज़ हैं, तो उसकी तो बैटिंग ही नहीं आनी। वो वैसे बेसिकली 2 मैचेज़ खेला है, उसमें से एक में अच्छा परफ़ॉर्म किया, 70 आउट किया और तीसरे में वो थोड़ा बहुत इंजर्ड हुआ है और उसके बाद वो खेले नहीं है। तो हम्म, अगर आपने ऐसा ही करना तो आप साद खान को नंबर उनके कराची वाइट्स का देखें तो कराची वाइट्स नंबर 5 पे कभी वो रफीज आलम खिला रहे हैं, कभी वो उन्होंने जाकर वो फहद इकबाल 37 ईयर ओल्ड हम्म, 132 के करीब फर्स्ट क्लास मैचेस वो खिलाया। अगर आपने उन्होंने वही खिलाना था तो वो ऑलरेडी वो साद खान को पिक कर लेते। तो हम्म, यही था कि वो सिंध की टीम जो लास्ट ईयर खेली थी वही बन जानी थी, लेकिन साद खान को पूरा मौका तो मिलता ना। दूसरा ये था कि रिजवान जो लड़का था रिजवान हुसैन इस दफ़ा फिर 3 मैचेस खेला, उसके बाद ड्रॉप कर दिया गया। इरफानुल्लाह शाह को 3 मैचेस मिले और ड्रॉप कर दिया गया। इरफानुल्लाह शाह का तो हमने नाम ही यही रख दिया है कि आपको कोई किसी प्लेयर को बेंच करने की ज़रूरत है, आपने बैट्समैन खिलाना है, कीपर खिलाना है, स्पिनर खिलाना है, ठीक है आप इरफानुल्लाह शाह को बाहर बिठा सकते हैं। पिछले 4-5 साल से यही हो रहा है उसके साथ। वो 2 मैचेस खेलते हैं तीसरे में बाहर बैठ जाता है। तो बेसिकली जो सिलेक्शन प्रोसेस है टीम का वो बेहतर होना चाहिए था थोड़ा सा, क्योंकि कुछ प्लेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही बुरी थी। क्योंकि फिर दूसरा ये था कि अगर कुछ प्लेयर्स आपके जो सेकंड डिवीजन खेल रहे थे, अगर आपको लग रहा है कि ये आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है तो उनको फर्स्ट 11 खेलनी चाहिए थी। अगर आपको लग रहा था कि आपने रोहिल नजीर को बैकअप विकेट कीपर रखना है तो उसको फर्स्ट फर्स्ट डिवीजन खेलना चाहिए था, बजाय इसके कि वो सारा पूरा टूर्नामेंट एज सेकंड सेकंड डिवीजन में खेलता। अगर मूसा खान को आपने सीरिया लेके जाना तो आपको उसको ट्राई करना चाहिए था कि आप कायम ट्रॉफी खेलें, बजाय इसके कि वो सेकंड डिवीजन खेलता रहे। तो यही है कि कुछ प्लेयर्स जो आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, चलो ठीक है उनके रीजन्स नहीं बनते, लेकिन हम्म, फिर भी उनको फर्स्ट डिवीजन में होना चाहिए था, बजाय इसके वो सेकंड डिवीजन खेलें। और ठीक है कुछ प्लेयर जो आपके नहीं है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, अच्छा परफॉर्मर भी हैं, फैजान रियाज है या सरमत भट्टी है, ठीक है आपके फ्यूचर में नहीं है, ये ऑलरेडी 34-35 है, लेकिन अच्छा हम्म, खेल रहे हैं, ठीक है, या सेकंड डिवीजन खेलते नहीं, आगे कैदम ट्रॉफी आएगी तो एक 8 मैचेस का जो 8 जो टीम का ग्रुप बनेगा उसमें ये आ जाएंगे सब इकट्ठे फर्स्ट 11 खेल लेंगे। लेकिन हम्म, फिर भी जो आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं उन सबको फर्स्ट डिवीजन खेलनी चाहिए थी। और हाँ, कुछ के साथ इन्होंने किया भी, क्योंकि इन्होंने अरशद इकबाल को फैसलाबाद में भेजा। हम्म, इवन इन्होंने या इवन यासिर शाह को अगर आप इन्होंने इस साल देखना था तो ये फर्स्ट डिवीजन में रखते, बजाय इसके कि उसको सेकंड डिवीजन में भेजते, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन में भी स्पिनर्स की क्वालिटी उतनी अच्छी थी, अगर उतनी ही बुरी थी जितनी कि सेकंड डिवीजन भी थी। सेकंड डिवीजन में ये था कि इस दफ़ा स्पिनर्स ने राज किया, क्योंकि पिचेस ज़्यादातर सदर्न पंजाब की थी और सदर्न पंजाब की मोस्टली पिचेस स्पिनर फ्रेंडली होती है। मुल्तान की इस दफ़ा आपने देखा भी थी, इब्रार ने जैसे वहाँ स्पेल किया था। इवन हम्म, रहीम यार खान की पिचेस एक स्पिन फ्रेंडली पिचेस है, वहाँ पेसर्स बहुत कम परफॉर्म करते हैं, लेकिन फिर भी पेसर जो इस दफ़ा सेकंड 11 में आए हैं, सरप्राइज किया कुछ पेसर्स ने आकर, क्योंकि वो टेप बॉल के बैकग्राउंड से आए थे और टेप बॉल के बैकग्राउंड से आके उन्होंने करके दिखाया है कि आप स्पिन फ्रेंडली पिचेस भी हमें देंगे तो हम आपको फिर भी परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। हम्म। सही, बिल्कुल ठीक बात की। और हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो है इससे बेहतर सिलेक्शन प्रोसेस होगा और हमें अच्छी क्रिकेट, कम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिलेगी, ताकि हमारे जो फ्यूचर में आने वाले प्लेयर्स हैं उनको भी फ़ायदा और हमारी फ्यूचर में क्रिकेट को काफ़ी फ़ायदा हो। तो खैर, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा और अपनी राय को जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हमें दें इजाज़त, अंटिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।